अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सबको मालूम है कि आईएसएसबी हो या कोई भी आपकी दूसरा शोबा हो, फॉर एग्जांपल कोई भी आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं या कहीं भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपने विजिट करना है, आपने जाना है, या बात करते हैं कि इनिशियल के जो इंटरव्यू होता है आईएसएसबी का, मतलब जो इनिशियल होता है, तो मतलब इन सब के लिए इंटरव्यू की जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब इंटरव्यू के अंदर जो चीज़ें आर्मी के लिहाज से, आपकी पर्सनैलिटी के लिहाज से, जो आपके अंदर वो चीज़ें वो तलाश कर रहे होते हैं, उनको चाहिए होती हैं जो चीज़ें, वो जिन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, एक क्योंकि इंटरव्यू जो होता है आपकी सिलेक्शन के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्यों? वो इसलिए अहम किरदार अदा करता है क्योंकि अगर बात करते हैं इनिशियल की अगर बात करें तो मतलब फाइनल फेज़ जो है वो आपकी सिलेक्शन के प्रोसीजर का वो एक इंटरव्यू ही होता है। अब जैसे आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपका जो है फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद वो आपको जो है वो उसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब इंटरव्यू जो होता है ना वो सबसे मेन जो है वो पिलर कंसीडर किया जाता है। इनिशियल में भी अगर अब हमने इनिशियल का क्योंकि देख लिया तो इनिशियल के लिहाज से भी एक इम्पोर्टेंट फेज़ है ये। होता बेशक इनिशियल में 2 मिनट का है, 2.5 मिनट का है, लेकिन इसके जो क्या कहेंगे क्रेडिबिलिटी जो कहेंगे वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी बदौलत आपकी जो है वो यूँ कह लें कि आपकी जजमेंट जो है वो बेहतर तौर पे पर्सनैलिटी के लिहाज से वो कर सकते हैं। तो बहरहाल इसके साथ ही जो आईएसएसबी है उसके लिए भी इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो 2 इंटरव्यू होते थे, अभी तो 1 इंटरव्यू होता है सिर्फ, और 1 इंटरव्यू जो है वो आपकी पर्सनैलिटी जजमेंट, मतलब फेस टू फेस आप किसी भी इंटरव्यूअर के सामने बैठे होंगे और वो आपको जज करेगा। तो आईएसएसबी के अंदर आपके पास जो है वो सबसे मेन जो कंसीडर पिलर किया जाता है वो इंटरव्यू का किया जाता है, क्योंकि इंटरव्यू एक ही होता है और उसके अंदर आपको जज किया जाता है। एक फिजिकली एक बंदा आपके सामने बैठता है, वो आपको इसी मकसद से बैठता है कि आपको जज कर रहा होता है। बाकी जो फेजेस होते हैं वो ठीक है, आपका एक जीटी होता है, उसके टास्क भी ज़्यादा हैं, साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजिस्ट होता है वो चेक करता है। तो जो आपकी साइकी होती है ना वो एक प्रॉपर मतलब है कि एक बड़े वास्ट लेवल पे वो चेक की जाती है। तो फिर वो मतलब है कि कभी मतलब कोई आपका सेंटेंस है वो अच्छी चीज़ आपकी जो पर्सनालिटी की अच्छी इमेज क्रिएट करता है, कभी उसको नहीं ठीक लगता, तो मतलब एक ना अबहाम सा पैदा रहता है। तो लेकिन जब इंटरव्यू की बात करते हैं ना तो इंटरव्यू के अंदर आप कहते हैं कि यार एक बंदा बैठा है आपके सामने, वो आपको देख रहा है, गौर कर रहा है आप कैसे बात करते हैं। आप बात करते हैं तो क्या चीज़ जो है वो आप पहले मतलब है कि अडॉप्ट करते हैं, अपने फेस एक्सप्रेशंस चेंज करते हैं, अपने दिमाग को कोई मतलब है कि ऐसे झटका देते हैं या नीचे देखते हैं या ऊपर देखते हैं या सोचने लग जाते हैं कि जो आपको आंसर आता है वो आप जल्दी से जवाब दे देते हैं और जिसका आंसर नहीं आता उसको सोचने बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक इंटरव्यूअर बिल्कुल आपको फेस टू फेस सामने बैठ के जज कर रहा होता है कि एक बंदे की जो ऑफिस की लाइफ है वो कैसी गुजरेगी। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट जजमेंट होती है। वो तकरीबन कंसीडर होता है कि एक जो इंटरव्यू होता है आईएसएसबी का वो 30 मिनट्स प्लस होता है। 30 मिनट्स में आपने ये प्रैक्टिस ज़ाहिर है करनी पड़ेगी कि आप 30 मिनट किसी के सामने बैठे हैं और वो आपको जज कर रहे हैं। अगर इंटरव्यूअर एक है, डिप्टी है, तो वो तो ज़ाहिर है आपका मतलब है कि आपको सामने से देख रहा होगा, टेबल के नीचे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी बंदा पजल ना हो, परेशान ना हो, हाथ में पसीना ना आए, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन अगर उसके साथ साइकोलॉजिस्ट भी बैठ जाता है कि वो कहता है कि यार मैंने इसकी ना पर्सनैलिटी के अंदर कुछ क्रैशेस हैं तो मुझे वो जज करने हैं, जो टेस्ट में मुझे नहीं समझ आ रही, तो वो हो सकता है आपके साथ आके बैठ जाए। लेकिन सारी ये चीज़ें ना बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू उस हिसाब से तैयार करके जाना है कि ये सिर्फ डिप्टी होगा, या इस हिसाब से तैयार करके जाना है कि सिर्फ डिप्टी और जो है वो साइकोलॉजिस्ट होंगे। हो सकता है कि कोई तीसरा बंदा भी ऐड हो जाए, जीटीओ या कोई और XYZ, हो सकता है 2 साइकोलॉजिस्ट बैठे हो। और मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। तो आपने जो है वो ओवरऑल इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करनी है। अब इंटरव्यू की जो हम तैयारी करते हैं
उसके अंदर जो आपका मेन पिलर होता है ना, वो आप इंट्रोडक्शन जो है ना वो आपका अच्छा होना चाहिए। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल देता है कि आपका एक पूरा जो है ना आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी एजुकेशन आ जाती है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड आ जाता है, उसको ये पता लग जाता है कि ये इसकी फैमिली क्या करती है। या जाहिर है एक फैमिली का असर रसूख तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इम्पैक्ट होता है कि यार एक पढ़ी लिखी फैमिली से एक बंदा आया हुआ है और एक बंदा जो है वो नॉर्मल आया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल वाले को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा और पढ़े लिखे वाले को पढ़े लिखे वाली फैमिली के हिसाब से जज किया जाएगा। हर किसी की जजमेंट का जो है ना वो क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, जो मेरे ख्याल से जो इंटरव्यूअर जो है वो आपका एक इंटरव्यू के दौरान आपको जो जज कर रहा होता है, आपको जो 9 चीज़ें हैं, ये 9 चीज़ें, ये सारी चीज़ों के अंदर आपको फ्लुएंट होना चाहिए। आप बिल्कुल एक्यूरेट हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आपको पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। किस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपकी जो आपको पता हो कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका करैक्टर क्या है। आपका करैक्टर जो है वो क्लैश तो नहीं कर रहा, आप कभी कोई बात करते हैं कभी कोई बात करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो उससे आपकी बातों से जो आपने मतलब है कि एक दफ़ा बात की है उसके बाद जो दूसरी बात की है वो मतलब मिसमैच नहीं होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आप मतलब है कि अपने आप को सही तरह रखें, ये नहीं कि आपको देख के ऐसे लगे कि यार इसको ले के बंदा मतलब गलती ना कर जाए। अच्छी पर्सनैलिटी और करैक्टर के साथ किरदार आपका जो है वो आपकी अक्कासी करता है कि आप मुआशरे में जिस तरह लोगों के साथ रहते हैं, जो आपकी डीलिंग्स हैं वो बड़ी मैटर करती हैं। तो इसलिए character is destiny actually, so your character should be fair enough कि आपको किसी चीज़ का कोई शुभात ना हो कि यार मैं पता नहीं क्या हूँ क्या कैसे, मतलब आप बिल्कुल श्योर होने चाहिए अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छी सोच के साथ, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास है कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है। अब इंटरव्यू जो है ना, इंटरव्यू उसके अंदर वो जाहिर है वो आपकी ना आपको जज करेगा, आपसे रिलेटेड बात करेगा और आपकी फैमिली से रिलेटेड बात करेगा, ठीक है। उसके अलावा आप इधर कुछ भी देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ सिवाय इसके कि आपकी जो है वो जीके और करंट अफेयर्स, ठीक हो गया। उसके अलावा ये भी जाहिर है वो क्या आप अपडेटेड रहते हैं या बस खोए हुए ज़िंदगी में बस जो चल रहा है दुनिया में चलने दें। वो भी इस वजह से थोड़ा सा बहुत टेस्ट देते हैं इंटरव्यू के दौरान ताकि अब वो थोड़ा सा जज कर सके आपको कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं, ठीक है। वो भी आपकी एक पर्सनैलिटी के अंदर क्या कहेंगे एडिशन होगा कि आपको चीज़ों का अपने आसपास की पता होता है या बस आप खोए खोए रहते हैं, ठीक है। तो फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली क्या करती है, वालिद साहब क्या करते हैं, बहन भाई हैं तो वो क्या करते हैं, ठीक हो गया। और मदर क्या करती हैं आपकी, और कोई भी अगर फैमिली की मेंबर जो है वो रिलेटिव है कोई अच्छा कोई किसी बड़ी पोस्ट पे है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत अगर इंफॉर्मेशन आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड करना चाहें ताकि वो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करें। और देखें इंटरव्यू के दौरान ना आपको जो आंसर्स आते हैं ना आप उनको ज़्यादा चाहेंगे, जाहिर है जिसका आपको जवाब पता है आप वही चाहेंगे कि इंटरव्यूअर आपसे वही सवाल करे ताकि आप उसका बेहतर तौर पे और अच्छे तौर पे और फ्लुएंसी के साथ जवाब दे सकेंगे। ये नहीं कि ऐसा कोई अब आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड को छुपाएं और वो फिर कोई जाहिर है उसने क्वेश्चन तो करने हैं 30 से 45 मिनट मैंने कहा है तो ठीक है, नॉर्मल भी 40 मिनट का होता है वैसे। तो अगर इतने टाइम के अंदर जाहिर है उसको कुछ ना कुछ तो पूछना है अगर आपने रिकमेंड होना है, अगर नहीं होना तो फिर तो वो शायद आपको 10-15 मिनट में वापस बाहर भेज देगा। तो बहरहाल इसलिए आप जितना ज़्यादा उसको बता सकते हैं कि आप चाहते हैं कि वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करे आपसे तो आपको वो चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो ये खुल के बोलें और इस तरह ना बोलें कि वो एक सवालिया निशान बन जाए कि इसमें से तो कोई सवाल करेगा ही नहीं, फिर आप फंस जाएंगे। फॉर एग्जांपल उसने अगर माइंडसेट बनाया हुआ है कि उसने आपसे 30 क्वेश्चंस करने हैं और जिसके अंदर से फैमिली तो गई, फैमिली को तो डिस्कस किया ही नहीं आपने। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और एजुकेशन की बात कर लेते हैं। इसी एजुकेशन को भी अगर आपने डिस्कस करना जो है वो भूल गए तो वो फिर आप फंस जाते। वो फिर क्या करेगा, आप पूछता तो वो ये सारी चीज़ें तो वो फिर इन 2 आसान चीज़ों में से को छोड़ के वो इस पे अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो इसमें पूछने लग जाएगा। वरना अगर वो मैथ में इंटरेस्टेड हुआ और आप मैथ में ना इंटरेस्टेड हुए, क्योंकि आजकल
जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, वो ज़्यादातर जो है वो प्री मेडिकल के हैं। तो प्री मेडिकल वालों को मैथ तो इतना अच्छा आता नहीं है कि आप जो है वो, ज़ाहिर है थोड़ी बहुत तो मैथ सबको आती है, लेकिन इतने क्विक लर्नर नहीं होते जो है वो क्वेश्चंस इस तरह सॉल्व कर लेंगे। A train is moving at a speed of 720 किलोमीटर, how much time will it take to cover the distance of, मतलब इसको वो 1540 कर देगा, समझ रहे हैं। तो मतलब 2 किलोमीटर और ये वो 2 घंटे और ये वाली सारी चीज़ें, और एक डज़न एग की कीमत जो है वो 240 रुपये है, 3 डज़न की कीमत। तो ये थोड़ी बहुत क्विक क्विक जो लर्नर होते हैं ना वो बड़े तो फॉर, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं कि भाई एरिया कितना है इस रेक्टेंगल का, इस ट्राइएंगल का कितने कोने हैं, तो ये सारी चीज़ें, और एंगल कितने होते हैं, ये ऑब्स्ट्यूज क्या होती है, ये वाली सारी चीज़ें अगर कम से कम पूछें तो उसके लिए आपको अपनी इन दोनों चीज़ों में खुल के बोलना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये फैमिली बैकग्राउंड भी आपने बता दिया। अब एजुकेशन बैकग्राउंड, जाहिर है आप मैट्रिक की हुई है, आपने अच्छी किसी यूनिवर्सिटी से तो नहीं की होगी, किसी जो है वो कॉलेज कह लें, स्कूल कह लें, कोई और एफएससी भी आपने किसी कॉलेज से ही की होगी। तो मतलब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं। तो मतलब आपने अपने स्कूल का जिक्र करना है, मार्क्स अगर मतलब है कि अगर उनकी टोटल मार्क्स बता देंगे, मतलब आई गॉट 971 मार्क्स आउट ऑफ 1100, ठीक है, तो ये भी वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप परसेंटेज बता देते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए कि इस मार्क्स की परसेंटेज कितनी बनती है और इस परसेंटेज के मार्क्स कितने बनते हैं। ये ना हो कि आप परसेंटेज गलत बता दें और मार्क्स जो है वो आपके और बनते हो। तो ये सारी कैलकुलेशन आप पहले से प्री प्लान, जिसे कहते हैं ना, पहले से वेल प्रिपेयर्ड, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ का क्या मतलब है, ठीक हो गया। और फोर्स मोटिवेशन जी, फोर्स मोटिवेशन अब क्या होती है कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया यार, वजह क्या है मोटिवेशन की। क्या आपने आर्मी में जा रहे हैं यार, आप आ गए हैं टेस्ट देने इतनी दूर से, आपने इनिशियल क्लियर कर लिया, अगर इंशाल्लाह आपका इनिशियल के सारे फेजेस क्लियर हो जाते हैं तो आप फॉर एग्जाम्पल इनिशियल के इंटरव्यू में गए बैठे हैं, तो वो आपसे पूछ लेता है यार आपकी मोटिवेशन क्या है, क्यों आए हो भाई, इसलिए किस चीज़ ने आपको उकसाया है कि यार आप आर्मी में जाएं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इधर से क्लियर कर गया तो आईएसएसबी में चले गए और आईएसएसबी का फेज आप मतलब उसके दौरान मतलब आप उसको एक इंड्योर करें, तो वो पूछेगा यार आप इधर तक कैसे आ गए हैं, आप मतलब आपकी कोई मोटिवेशन की वजह है, क्या है वजह, कभी सोचा है। अब वजह जो आप कहेंगे यार, तो वजह ना हर बंदे की अपनी होती है। अब मेरी अपनी वजह है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया मेरी क्या वजह है, ठीक है। मेरी वजह यही है कि मैंने बचपन से जो है वो अपने बहन भाइयों को देखा है, भाइयों को देखा है वो फोर्सेस में है, और मैंने कभी भी जो है वो उनको बगैर डिसिप्लिन की लाइफ गुजारते हुए नहीं देखा, और वो प्रॉपर जैसे कहते हैं ना, बस घर बहुत कम आना जाना और ये वो इस तरह। और जाहिर है फिर जब इलाके में कम लोग हों फोर्सेस में, तो भी लोग ये कहते हैं कि यार माशाल्लाह ये ज़िंदगी गुजारे हैं, अच्छी गुजारे हैं। वो और बात है कि वहाँ पे थोड़ा वेल मैनर्ड कह लें, सेटल्ड कह लें, या टफ लाइफ कह लें, वो उनको पता होता है कि कैसी लाइफ जा रही होती है। लेकिन पर ये चीज़ें ना जो आपकी वजह मोटिवेशन होती है ना, अब आपने इसको अपने अल्फाज में बयान करना है। ये नहीं है कि अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ, अब ये ना हो कि आप यूँ शुरू हो जाएंगे यार बस लोगों के ऊपर रोड झाड़ने के लिए कि यार वो फलाना कहेगा यार ये भाई ऑफ ऑफिस में इसलिए जाना चाहते हैं, ये मोटिवेशन को ठीक है। ये तो चले आपने मजाक कर लिया, ठीक है, अच्छा लगा, मैंने कर लिया मजाक और आपने सुन लिया, लेकिन हर किसी की जो वजह होती है ना वो अपनी होती है, और उसको लिंक करना ना मेन मकसद है। और वो सवाल इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो सवाल कुछ कर रहा हो और जवाब आप कुछ दे रहे हो, और लिंक जो क्रिएट करना होता है ना वो आपके ऊपर होता है। ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है। अगर आप इस पे बात करें ना, इसकी भी एक अलहदा से वीडियो बनानी चाहिए जिसको मैं जो है वो क्वेश्चंस के आंसर्स को आपस में लिंक करने की बात करूं, और वो आपको समझाऊं इनको आपस में लिंक कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो जीके है और करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज जो होती है ना, तो वो तो आपसे पूछता है कि ज़्यादा जो है ना वो मशहूर जैसे पाकिस्तान के अब जितने भी मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर्स और ये नेशनल असम्बली में जितने भी होते हैं जो मेन जिनके पास कोई वजारत होती है, या कह लें कि प्रोविंशियल असम्बलीज़ में जो मेन बंदे हैं जो ज़्यादातर टीवी में ज़्यादातर आए हुए होते हैं, उनके नाम पता हूँ वो कौन से वजीर है, ये तो इस तरह
और फिर पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इनका पता हो, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता होंगी, उनके मिनिस्टर कौन है, उनका प्राइम मिनिस्टर चले कह लें, प्रेसिडेंट कह लें, उनका जो कैपिटल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, जो मेन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं और दुश्मन ममालिक हैं, और जो मशहूर कंट्रीज़ हैं लाइक ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के दोस्त हैं तो ही याद रखें, अगर वो अगर मशहूर कंट्रीज़ हैं तो आपने जो है वो उनके नाम भी लाजमी याद करने हैं, और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के एरिया कितना है, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है, और पाकिस्तान में कितने दरिया बहते हैं, पंजाब में कितने दरिया बहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब है कि जो बेसिक जनरल नॉलेज है ना वो आपको आनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक हो गया। और करंट अफेयर्स का भी आपको पता होना चाहिए कि मुल्क में क्या चल रहा है। अब मुल्क में क्या चल रहा है का मतलब ये नहीं होता कि मुल्क में सियासत में क्या चल रहा है, ठीक है। सियासत और आपके इस टेस्ट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बच्चा जो हुकूमत के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता है उसको वैसे तो कोई हक ही नहीं बनता कि कहीं पे भी उसको कोई मतलब है कि किसी मुल्क, दुनिया के किसी मुल्क में भी कोई जॉब या इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि सियासत और जॉब ये आपकी जो आर्मी है इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जब देखें बाहर में रहते हुए शायद मेरे ख्याल से मतलब लोगों को ऐसे लगता है कि बहुत लिंक्ड हैं आपस में, लेकिन आप जब अपना टेस्ट देने जाएंगे ना आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगी कि करंट अफेयर्स के अंदर आपने अगर कुछ भी इस तरह सा बोला ना कि यार ये मतलब आप डिसएग्री और एग्री कर सकते हैं, लेकिन आप किसी से ज़ाती दुश्मनी और सियासत को बीच में नहीं घसीट सकते, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मुल्क में क्या चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में जो है वो कौन से ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक हो गया, और उसके अलावा जो अभी ये लीग्स वगैरह चल रही हैं, और इसके साथ ही इलेक्शन दो तीन जगह पे अगर देखें, मैं वही कह रहा हूँ कि बार जो आपकी पर्सनैलिटी है ना वो कभी भी इस तरह की पिक्चर नहीं जानी चाहिए कि उसको ऐसे लगे कि यार आपने ना आपकी क्लैश आ रहा है, यहाँ पे आप बात करते हैं तो सियासत में नहीं घुसते, लेकिन वो जब वो जो साइकोलॉजिस्ट का एक टेस्ट था उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि सियासतदान सब फारे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो पर्सनैलिटी क्लैश आ जाता है। आपका जो पर्सनैलिटी है ना उसको ना बड़ा मैटर करता है। ये देखें, ये मैंने एंड पे ये भी लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी होती है। ये क्या होती है कि एक बात जो आपने कर दी है ना, ठीक है, वो पूरे टेस्ट कहीं से भी वो घुमा फिरा के पूछ ले, आपका जवाब उसके बारे में उससे रिलेटेड वही होगा। ये नहीं होगा कि आज सवाल किया है तो कुछ और जवाब दे रहे हैं, कल अगर इंटरव्यू के अंदर वो सवाल कर रहा है तो वो आपने फिर जवाब। पर्सनैलिटी की क्लैशेस नहीं होने चाहिए, ठीक है ये। और मैं बात यही कर रहा था कि जो करंट अफेयर्स होते हैं ना वो आपने जितने भी आपको मिलते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखें, ठीक है, टीवी के अंदर अच्छी खबरें, अगर सोच अच्छी रखेंगे ना तो आप 100% पास हो जाएंगे। सोच पे बड़ा डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा सियासत में घुसेंगे, जितना ज़्यादा पॉलिटिक्स ये और इस तरह के प्रोजेक्ट्स और ये वो उसने ये कर दिया वो कर दिया इस तरह की बातें करेंगे बस कर भाई। देखें, आप एक सीधी सी और सादा सी बात है, आप एक मुल्क को सर्व करने जा रहे हैं और उसके एक इदारे के अंदर गए हुए, ठीक है, और वहाँ जाके आप कहें कि मैं तो इंसाफ पसंद हूँ यार, ये सारी चीज़ें ना नॉलेज पे डिपेंड करती हैं। किसी को कोई चीज़ ठीक लगती है, किसी को कोई चीज़ ठीक लगती है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बात करेंगे तो जाहिर है आप गलत होंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जाहिर है टेस्ट देना है। और देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी कोई पर्सनैलिटी या आपसे कोई ये कह रहा हूँ कि यार आपको किसी से डिसएग्री नहीं करना चाहिए, लेकिन बात नुक्ता नज़र की भी होती है, ठीक है, ये बड़ा मैटर करता है। जाहिर है एक बंदे को आप अच्छा कह रहे हैं वो भी आपको अच्छा ही समझेगा, एक को आप बुरा कह रहे हैं वो भी आपको ज़रूरी नहीं है कि बुरा समझे, लेकिन अगर वो अच्छे तरफ का हुआ तो वो आपको बुरा नहीं समझेगा, लेकिन जाहिर है, लेकिन जो डिमांड यही है कि आपको बुरा ही समझे। तो इसलिए कोई क्लैशेस वाली बात कहीं पे भी, कोई भी फिरका वारियत ये वो कुछ कोई लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है आपका, ठीक है। आप अच्छे हैं, इंसाफ पसंद हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के अच्छे शहरी हैं, ठीक है, अच्छे शहरी होने का सबूत दें और अच्छे से अच्छी चीज़ें याद करके जाएं, ठीक है। ये नहीं है कि मेरे से वो पूछे जो मुझे याद है, ठीक है, वो और रियलिस्टिक चीज़ें याद करनी है, जो जिसका रियलिटी से कोई लेना नहीं है वो आपने सोचनी भी नहीं है। पर्सनल वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, हाँ जी।
तो आपकी जो पर्सनल वीकनेस है, मतलब मुझे मेरे अंदर क्या खामियां है, खामियां ऐसी नहीं बतानी होती जो बंदा के इमोरल हो, ठीक हो गया, और ऐसी हों कि जो वो टेस्ट कर रहे हो आपकी, ऐसी खामियां नहीं बतानी होती। और वो ऐसी कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होता मेरे ख्याल से जो इस टेस्ट तक इधर तक पहुंच जाए और वो बाद में सोचे कि यार मेरे अंदर ये खामियां हैं। यार आप अगर खामी होती ना, आप टेस्ट क्लियर ही ना कर सकते, वो पहला कंप्यूटर टेस्ट ही क्लियर ना कर सकते। इस तरह की खामियां नहीं बयान करनी कि जिनसे आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शो हो, या आपको ऐसे लगे कि आप अपने आप को कमी समझते हैं, आप पास नहीं कर सकते, या आप ऑफिसर नहीं बन सकते। इस तरह की कोई चीज़ें नहीं डिस्कस करनी होती, ठीक है। वीकनेसेस यही होती हैं कि यार वो जैसे 5 गुड हैबिट्स 5 बैड हैबिट्स, आप ये बात कर सकते हैं, ठीक है। 5 स्ट्रेंथ जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि यार मैं क्या क्या कर सकता हूँ, लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, कोऑपरेट कर सकता हूँ, ठीक है, कमांडिंग पावर है मेरे पास में, हेल्पफुल हूँ मैं, रिस्पेक्ट कर देता हूँ लोगों को, ठीक हो गया। अब ये ना इसको लिंक करना है, ये नहीं कि ऐसे लगे कि यार इरियलिस्टिक बातें कर रहा है, ठीक है, इसने क्रैम्ड आंसर हैं याद किए हुए हैं, कोई पता नहीं है क्या सवाल है क्या जवाब है, ठीक हो गया। वीकनेसेस भी इसी तरह, ठीक हो गया। ये नहीं है कि अब आप कोई वीकनेस याद नहीं आ रही तो ऐसी बता दें जो, वही मैं कह रहा हूँ, इमोरल चली जाए और इस तरह आप फंसे पूरा इंटरव्यू, क्या पूरी चीज़ आप पूरी आईएएस भी उसी के आगे पीछे घुमा दो, आपकी पर्सनैलिटी क्लैशेस निकलते हैं और आपको वो फेल कर देगा। इसलिए पहले से आपको माइंड को अपने प्रिपेयर करना है कि यार मैं जो इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ ना, उसके लिए मैंने तैयार होकर बैठना है, और जो बात वो पूछ रहा हूँ एट द स्पॉट आपने वहां पे मौजूद होना है। मेंटली तौर पे भी, फिजिकली तो आप हैं वहां पे, ठीक है, लेकिन मेंटली तौर पे वहां पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना कि सवाल वो कुछ पूछ रहा है, आपकी उसकी आंखों में तो देख रहे हैं लेकिन आंखों में खो गए हैं, यार पता नहीं क्या सोच रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं और मेरे पास ऐसे केसेस हैं, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर आपने पढ़ना, ठीक हो गया। अब जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, सक्सेस या फेलियर, कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि ये आपकी सक्सेस में आती है, तो उसको डिस्कस करें, ठीक है, उसके बारे में पढ़ के जाएं। अगर आपको लगता है कि वो मेरी फेलियर है तो उसके बारे में पढ़ के जाएं। ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जो मतलब है कि किसी की डेथ से रिलेटेड, या कोई किसी के चले जाने से, या कोई मेरा छूट गया, या इस तरह ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। अगर कोई आपका ग्रेटेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ है तो वो भी यही होना चाहिए कि मेरा मतलब है कि कोई इस तरह की चीज़ होनी चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को मध्यम ना कर दे, यार किसी तरह गिरा ना दे। ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो बातें भी ऑफिसर वाली होनी चाहिए, फिर आपको वो लेंगे। इस तरह नहीं होगा कि यार आप कहोगे ग्रेटेस्ट रिग्रेट क्या है, आप कहे यार मैंने ना एक दफ़ा एक बंदे के पैसे दिए थे और आज तक नहीं दिए, इसमें क्या लड़के बहुत ज़्यादा बिल्कुल जो है वो नहीं बैठ जाते हैं कि यार पता नहीं क्या समझ आ रही है, कुछ भी लिख देते हैं जो जहन में आता है, हालांकि कभी उन्होंने ऐसा किया भी नहीं किया। फिर जब नहीं किया होता तो वो जाहिर है खुद से लिख रहे होते हैं, तो फिर मुझे नहीं समझ आती क्या। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ना आपको पहले से पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें क्या क्या है, मेरी क्या है, ठीक है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या है, एजुकेशन है, फैमिली है, फोर्स मोटिवेशन है, करंट अफेयर्स हैं, पर्सनल वीकनेस और स्ट्रेंथ्स हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। ये सारा कुछ आपको ना पहले से पता होना चाहिए। आपके माइंड में ना ऐसे ही हो जैसे आपको पता हो। यार कोई पूछ लेना, देखिए आपके अंदर एक चीज़ है, ठीक है, लेकिन आप उसे बता नहीं सकते। मैं आपसे पूछता हूँ कि यार आपको क्या खाने में पसंद है, आप मेरी शक्ल देखेंगे कि यार बस जैसे आपने मुझे बता दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। तो हम घर में ना ऐसे आदत बन जाती है कि यार तुझे तो पता है, मतलब यूँ बना यूँ करता है ना कि यार खुद जवाब बनाते जाओ, ऐसा होता है, यह आदत बन जाती है। ये आपकी फिर जो आप एक्सप्रेसिवनेस होती है ना वो आपकी खत्म होती है। आप बोल नहीं रहे होते लेकिन आपको लगता है मैंने समझा दिया, लेकिन अगले को नहीं समझा ये होती, क्योंकि वो तो आपको पहली दफ़ा मिल रहा है। और लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं घर में बात करता था, अब मेरे घर में खाने में क्या बनाना है, जी आपको तो पता है क्या खाना है, भाई क्या खाते हो सही तरह बताओ, ठीक है। तो आपको बोलने वाला एक्सप्रेसिव होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह बात करनी है और क्या बात करनी है। तो हाँ, बात कर रहे थे कि पास्ट एक्सपीरियंसेस और सक्सेस या अच्छी चीज़ होनी चाहिए। जो भी आप लिखें पहले से आपको समझ होनी चाहिए कि जो चीज़ जो मैंने बताया है कि इमोरली होनी चाहिए, ठीक
है, कोई क्लैश नहीं आना चाहिए, किसी से कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, किसी की कोई फौतगी वगैरह इस तरह के मैटर्स नहीं डिस्कस, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग इस तरह की कोई भी कुछ भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए आपकी जो सोच है वो आपकी सोच आज भी है, कल भी वही रहेगी। और जो आप लिखेंगे जो सवाल होगा उस बंदे की, जो आपका पढ़ रहा होगा, उसकी भी सोच कभी नहीं बदलेगी। कि आप क्या सोचते हैं उसका कोई लेना देना नहीं, वो आपको जज कर रहा है। तो आपने भी जजमेंट वाले तरीके से आंसर्स करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखे और आपको लगे कि यार मेरा मैटर नहीं, ठीक है, इस तरह नहीं है। एक एक चीज़ आपकी बड़ी मैटर करती है। नाप तोल के आपने ना उसके जो है वो तैयारी करनी है। सिलेक्शन तभी होती है जब आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है तो बस फिर आप नहीं होते, तो फिर आपको रोना नहीं चाहिए, ठीक है, फिर इजी लाइफ गुजारनी चाहिए। लेकिन आप जब एक दफ़ा तैयारी करके जाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा। ये बड़ा, मैं जो ये इतनी इम्पोर्टेंट बातें कर रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। एक बंदा अगर ये चीज़ें समझ ले तो उसकी लाइफ जो है ना वो बहुत आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर बंदा ना वो समझता है कि यार मुझे ना सब पता। जब वो ये सोचना शुरू करता है ना, उसकी जो लर्निंग है ना वो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आप उससे जो आपको बात बताई जा रही है उस पर अमल करें, प्रैक्टिस करें और उसको एक्सेल की तरफ, ठीक है, तो आप कामयाब हैं। फिर जी फ्यूचर की मेरा ज़िंदगी का आगे मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप आज ISSB में नॉट रखना तो आप जो है वो उसके बाद क्या करें, ये बड़ा सवाल पूछा जाता है काफ़ी। बस क्योंकि आप देखें ना, जाहिर कुछ को तो यही बताया हुआ होता है कि यार आर्मी है और आर्मी, बस जाहिर है आर्मी का टेस्ट देने आए हैं तो आर्मी के अलावा कोई बात करेंगे तो कहेंगे यार आपने तो आना ही नहीं था, आप ऐसी नई बातें सुनाओगे, चलो इसको पक्का करो, ठीक है। इस तरह होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो 2 दफ़ा पूछे तो आपने दोनों दफ़ा ही यही जवाब दिया। एक दफ़ा वो आपसे पूछता है कि अगर नॉट रिकमेंड तो क्या करोगे आप? नहीं मैं सर टेस्ट दूँगा, फिर हो जाऊँगा। अगर वो कहता है नहीं फिर भी नहीं होगा, तो मैं बैचलर्स करके फिर दोबारा आ जाऊँगा, फिर इंशाल्लाह फिर हो जाऊँगा। अच्छा, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो फिर इंशाल्लाह आगे मूव ऑन करूँगा यार। फिर चुप नहीं होना। अक्सर कैंडिडेट्स जो है ना वो चुप हो जाते। मुझे लगता है कि 100 में से ना 80 कैंडिडेट्स एक ही सवाल को 3 या 4 दफ़ा रिपीट करने के बाद चुप हो जाते। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जवाब देते हैं जो मुतमईन नहीं करता इंटरव्यूअर को। तो इसलिए आपने कभी भी ना चुप नहीं होना। कोई भी आंसर है ना उसका जवाब, ठीक है, कोई भी सवाल है उसका जवाब। कोई भी क्वेश्चन होता है ना वो पूछा ही इसलिए जाता है कि वो आपको वो ये जज कर रहे हैं कि आप चुप तो नहीं हो जाते, आप डर तो नहीं जाते, सहम तो नहीं जाते, कॉन्फिडेंट हैं, कोऑपरेटिव हैं, बात करते हैं तो आपकी बातों से ऐसा तो नहीं लगता कि ये धमकी है, ठीक है। बात करने का स्टाइल, लहजा अच्छा है या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब लहजा किसी का नेचुरली थोड़ा सा वो मतलब एक दूसरी जो आपने एक लैंग्वेज बोली होती है तो या सराइकी होते हैं तो इनका ना लहजा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब लहजा वो वाला लहजा नहीं मैं बात, थोड़ा बहुत वो मैटर करता है, ठीक है, लेकिन इतना मैटर नहीं करता कि आप कहें कि यार कि मेरे लहजे की वजह से मुझे नॉट रिकमेंड करते। नहीं, पोलाइटनेस जो है ना वो हर लहजे में होती है, ठीक है। तो अपनी जो लहजे की पोलाइटनेस है ना वो बरकरार है, ठीक है। लेकिन लहजे को अगर चेंज करें तो वो भी अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप बस जैसे आप बोल रहे हैं आप मैं इंग्लिश भी वैसे ही बोलूँगा जैसे मैं पंजाबी बोलता हूँ, तो ऐसा नहीं है, तो आप गलत सोचते हैं। तो आपको अपनी थोड़ी सी ना स्किल्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब तो इंटरव्यू होता ही इंग्लिश में है भाई। और काफ़ी जो ISSB की जो फॉर एग्जांपल ग्रुप प्लानिंग कह लें, ग्रुप डिस्कशन कह लें और लेक्चरेट कह लें और क्या होता है इंटरव्यू कह लें, ये सारी चीज़ें और फाइनल ग्रुप का ये सारे जो है ना इंग्लिश में तो बड़ा मैटर करता है। तो इंग्लिश अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं और यही आपका एक हल है। तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, ठीक है। जैसे आप पंजाबी, उर्दू या सराइकी या कोई पश्तो वगैरह किसी भी ज़बान में बोलते हैं तो आपको इंग्लिश में भी वैसे ही बोलना चाहिए। उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। वो प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके बारे में भी हम बात करते हैं अभी। तो ये साइकोलॉजिकल
जो एक कंसिस्टेंसी है, जो हमने अभी बात की, या आपने साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के अंदर क्या बात की, फिर इंटरव्यू में क्या बात की, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई क्लैश आ रहा है तो ये आप दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, तो वो कहेंगे यार ये कभी कोई बात कर रहा है, कभी कोई बात कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि यार इसने सेंटेंस कंडीशन के अंदर ये बात की थी, लेकिन अभी जो है वो मैंने जब पिक्चर स्टोरी पढ़ने के बाद बैठा हूँ तो यार मुझे ऐसे लग रहा है कि यार इसमें मज़ा नहीं। तो फिर वो आएगा डिप्टी के पास, फॉर एग्जांपल वो आपस में मशवरा करते हैं, या जीटीओ के पास चला जाए, वो कहते हैं यार इसकी चीज़ ना साइकोलॉजिकल जो मोटिवेशन है या कंसिस्टेंसी है, फॉर एग्जांपल तो साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल आपकी ठीक रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एक बात 100 बातों का एक ही मतलब होना चाहिए। ये नहीं हो कि 100 बातें हैं और 1000 मतलब है, या एक बात है और 10,000 मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी होती है। आप वो तब करते हैं जब आप नेचुरल रहते हैं। अब बात आ गई है कि यार नेचुरल रहते हैं यार, तो फिर ये सारी चीज़ें तैयारी करने की क्या ज़रूरत है? ओ यार ये नेचुरल आपने तब रहना है यानी जब आप सच बोल रहे हैं, मतलब इस चीज़ के अंदर आपने नेचुरल रहना है। साइकोलॉजिकल कंसिस्टेंसी के अंदर नेचुरल रहना है, ये मतलब आप दिल से जवाब दें, आप उसको सॉल्व करें तो उसका रियलिस्टिक मतलब हो, उसका हकीकी मतलब ही यही हो आपकी नज़र में। फिर आप सारी चीज़ें ना एक मीनिंगफुल और मैनर्ड वे में करेंगे, ठीक हो गया। वो होगी आपकी जो नेचुरल चीज़, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ड, यार नेचुरल है कि नेचुरल है कि आईएसएस भी दें, यार नेचुरल रहे। तो यार बंदा कहता है कि यार नेचुरली रहना है, तो ये टेस्टों की तैयारी क्यों करनी है? और यार सिर्फ इसके अंदर नेचुरल, क्या आपको पता हो गया आप बात क्या कर रहे हो, आप हकीकत बयान कर रहे हो, लेकिन बाकी सारे जो टेस्ट होते हैं उनकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना यार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि यार किस चीज़ के अंदर किसको नेचुरल करना है और किसको थोड़ा सा पढ़ के जाना है, तो वो आर्टिफिशियल नहीं हो जाती जिसे पढ़ के जाती है, वो भी नेचुरली होती है, लेकिन आपको पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। हर चीज़ के अंदर आपको पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, तभी आप एक्सेल कर सकते हैं आप कामयाब होने के लिए। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमारी जो एक इंटरव्यू की फ्लुएंसी जो है, वो इंग्लिश की फ्लुएंसी वो कैसे लाएं, ठीक है। तो आपने यही करना है कि अपने ज़ाहिर है एक जो इंटरव्यू की तैयारी के लिए या आईएसएसबी कह रहे हैं, आईएसएसबी की तैयारी के लिए आपको मिनिमम जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 माह मिलता है इनिशियल के बाद, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि यार आपका आईएसएसबी अगर शुरू वाले बैच में आ गया तो आपको कम टाइम मिलेगा, अगर एंड वाले में आ गया तो खुला टाइम मिलेगा। कि जैसे मेरी जो भी थी ना वो तकरीबन 3 दिसंबर या 4 दिसंबर को मेरी इनिशियल जो है वो फाइनल हो गया था, मैंने मतलब अपना लेटर भेज दिया था। तो लेकिन जो मेरी वो आई थी आईएसएसबी आई थी, वो मेरी आई थी जो है 19 फेब से 23 तक। तो ये आईएसएसबी लेटर मुझे रिसीव हुआ था 8 या 9 फेब को। तो मतलब इतने दिन जो है वो आप दिसंबर से फेब तक देख लें, आपको कितना टाइम लगेगा, 2 महीने से ज़्यादा है। तो कभी इतना टाइम लग जाए, कभी ये हो नहीं सकता है। ज़ाहिर है वो एक फेज़ है ना, उस तरह जिस तरह स्टूडेंट्स जो है वो कैंडिडेट्स इनिशियल देते हैं, उसके बाद फिर वो उस हिसाब से उनको कंडक्ट करते हैं। तो आपने करना ये है कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने अपने घर में कहीं भी शीशे के सामने, कहीं भी सिंगार मेज जिसे कह रहे हैं, ड्रेसिंग टेबल वगैरह कहीं भी शीशा लगा हुआ है उसके सामने बैठना है, ठीक हो गया। और अपने आप को देखना है, ठीक है। अपने आप को देखते हुए आपने अपना इंट्रोडक्शन करना है, मतलब अपने आप से ना सवाल करना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में फिर आप क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड करेंगे। मैंने एक पहले वीडियो में भी इस पे बात की थी, लेकिन जाहिर है अभी मैं क्योंकि एक्सप्लेन करके और प्रॉपर जो है वो एक डिस्कशन कर रहा हूँ और पूरा इंटरव्यू को कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको दोबारा बताया जाए। तो इंटरव्यू के अंदर जो आप इंट्रोडक्शन वो जब कहता है, जो आपने प्रैक्टिस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि शीशे के सामने बैठ के खुद को देखना है, खुद को जज करना है, आंखों में आंखें डाल के बात करना है। और आपने ये भी चीज़ें नोट करनी है कि जब आप बोल रहे होते हैं तो आप कहाँ देखते हैं, ठीक है। जब आप किसी आंसर का जवाब देने लगते हैं तो आप क्या सोचते हैं, तो आंखें किधर करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल बात में जब अभी मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस तरह करता हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, मैं हाथ हिला रहा हूँ
तो इससे भी कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब मैं इंटरव्यू की बात करता हूँ, इंटरव्यू के अंदर नीचे देखना, ऊपर देखना, इधर देखना, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। इसके ऊपर आपके कॉन्फिडेंट को जज किया जाता है, आपके हाथ उठने नहीं चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा वो कर रही है, थोड़ा सा हाथ हिलाएं और बस वो फिर जैसे आपने टेबल पे रखे हुए हैं या आपने जो नीज पे रखे हुए हैं तो वहीं पे रख दें। इनको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, कि ये नहीं कि क्योंकि आप किसी से डिस्कशन तो कर नहीं रहे, आपके एक इंटरव्यू, आप कहीं से जज हो रहे, तो इंटरव्यू के दौरान ना आपकी मूवमेंट बड़ी मैटर करती है। तो आपने जब अपने आप को देखा शीशे के सामने, तो इंट्रोडक्शन जब कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम लिखना है, अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, वालिद साहब क्या करते हैं, ठीक है, वालदा क्या करती हैं, और आप कितने बहन भाई हैं। अब यहाँ तक लिखने के बाद अगर कोई बहन भाई जो है वो आपका कोई किसी भी अच्छे ग्रेड पे या किसी भी पोस्ट पे या कोई भी काम करता है, या ऐसी कोई एक्सीलेंट जॉब है, या कुछ भी है, कज़न वगैरह, रिलेटिव, कोई भी कुछ भी करता है ना, उसको मेंशन करें। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो, मैं जैसे कह रहा हूँ ना, फैमिली बैकग्राउंड बड़ा मैटर करता है। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, लेकिन वो जाहिर है जब आप एक अपने आप को डिस्कस करते हैं तो वो एक इंटरेस्टेड नज़र आता है कि यार चलें जी, इनकी फैमिली के अंदर आगे बढ़ने की एक हिम्मत है, ताकत है, या जोश है, या कह लें कि एक विलिंगनेस है। तो ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उसके बाद फिर आपने अपनी एजुकेशन को जो है वो डिस्कस करना है कि एजुकेशन जो है वो आपने मैट्रिक कहाँ से की, एफएससी और इनके मार्क्स वगैरह जो भी जैसे भी आपको मुनासिब है। फिर अगर आपकी कोई हॉबी है तो अपनी हॉबी शेयर करें, और कोई फेवरेट सब्जेक्ट है तो फेवरेट सब्जेक्ट भी शेयर करें, ठीक है। अब हॉबी के अंदर आप कोई भी अच्छी चीज़ फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, तो एक या दो तो लाजमी है। एक मेंटल से कह लें या तो वो भी अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से फिजिकल वाली ज़्यादा बड़ी मैटर करती है। खैर वो हर किसी की अपनी होती है, लेकिन ये है कि अच्छे जो चांसेस होते हैं वो जाहिर है आर्मी में फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, मेंटल भी होती हैं, तो आपको दोनों चीज़ों से जज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये देखना चाहिए। अगर कोई नहीं भी है ना, तो आपको याद करनी चाहिए कि उसकी कोई एक्टिविटी बनाएं आप, कोई भी है आपकी जो हॉबी है ना, उसको क्रिएट करें और उस पर काम करें, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें कि ये क्या होता है, इसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, लेकिन आपको डायमीटर ऑफ द बॉल नहीं पता कितना होता है, आपको विकेट का डायमीटर नहीं पता, उसकी हाइट नहीं पता विकेट की, बैट का वजन नहीं पता हार्ड बॉल के, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें, और पिच की कितनी लेंथ होती है, अब और नॉर्मल जो ग्राउंड होता है उसकी कितनी जो है वो मेजरमेंट्स होती हैं, बाउंड्री कितने मीटर पे होती है, ठीक है, जो मतलब ये जाहिर है आपने एक चीज़ का नाम ले लिया तो उसके बारे में आपको भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। वो भी मैं कहूँगा जनरल नॉलेज के अंदर ही आ जाता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन जो इंटरव्यू का था। अब जब आप इसको जैसे बोलते हैं फिर कोशिश ये करनी है कि जो बाकी इनसे जितने भी क्वेश्चंस निकले ना, उनके आंसर्स आपने उसी फ्लुएंसी के साथ बिल्कुल वैसे बोलना है जैसे आप अपने इंट्रोडक्शन में बोले। ऐसा नहीं होगा कि इंट्रोडक्शन आपने दे दिया है, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन 10 लाइनों का 1 से 1.5 मिनट से पहले दे दिया, लेकिन जब आपसे वो ये सवाल पूछता है कि यार ये बताओ ना जरा यार आपकी व्हाट मोटिवेटेड यू टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। ऑलराइट, इट वाज माय एम्बिशन सिंस माय चाइल्डहुड। बस, और कोई आंसर ही नहीं है, ये इतना छोटा आंसर यार। और मतलब इसको भी आपने बड़ी मुश्किल से बोला कि यार इट वाज माय डिसीजन टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप किस तरह बोल रहे हैं, ठीक है। आपको जो सवाल का जवाब आता है, इंट्रोडक्शन जिसे कह लेते हैं आप, उसका तो आपने फ्लुएंटली जवाब दे दिया, लेकिन जब आपसे सवाल इस तरह का पूछ लिया, कोई आउट ऑफ द वे कह ले, यार आउट ऑफ द वे, ठीक है, आउट ऑफ द वे तो कुछ भी नहीं है इसमें से। ये सारी चीज़ें जो मैंने बता दी हैं इनमें से कुछ भी वो पूछ के आपको आउट ऑफ द वे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए हर चीज़ की, और आपको अपने घर वालों के बारे में और अपने बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। जो पता तो होता है लेकिन बोलना आना चाहिए। असल जो बात कर रहे हैं हम, बोलना आना चाहिए। वो जो मैंने आपको मिसाल दी, खाने में क्या खाना, आपको पता तो है मैं क्या खाता हूँ यार, आपसे पूछा जा रहा है ना, तो यू आर बीइंग जज्ड, यू शुड बी नोन कि आपको किस वक्त क्या और कैसे बोलना है, ठीक है, अगलों को कैसे मोटिवेट करना। तो आपकी जो मोटिवेशन है ना, वो एक लाइन का आंसर नहीं है, 3 लाइनों का तो आंसर है। यार आपकी मोटिवेशन क्या है? सर आई यूज्ड टू
have playing since my childhood. I used to buy such मतलब गैजेट्स और ये वो, हर किसी का ना अपना है concept। मेरा तो मोटिवेशन ही डिफरेंट है। मेरी तो मोटिवेशन ये है कि मेरे आई हैव सीन माय elder brothers serving in the Pakistan Army and Air Force, and so it intrigued me, and I was so much keen that I should join Pakistan Army, and it became my one and only aim of my life, and I start working according to that, and inshallah I will be successful one day. So मतलब इस तरह का एक आंसर मतलब है कि अब ये मेरा आंसर था। अब ये आप फ्रेम करेंगे तो आपको ज़ाहिर है पकड़े जाएंगे, और कोई भी कहता ना कि यार ये होगी आर्टिफिशियल, इसको कहेंगे आर्टिफिशियल, क्योंकि आपने अपने जो अपनी ज़ात से मुतालिक जवाब देना वो किसी और से सीखा। ठीक है, अपनी ज़ात से मुतालिक अपना जवाब खुद क्रिएट करना है, वो नेचुरलिटी है। लेकिन क्रिएट करना है ये नहीं है कि जो मुझे बस आता है वही है बस, नहीं, उसको क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएशन इज समथिंग एल्स, वो कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं, वो आपको बोलने की एक आदत बनाना है। ठीक है, जब तक बोलेंगे नहीं आपको दिमाग में क्या है, किसी को कुछ नहीं समझ आएगी और किसी को कुछ लेना नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये इंटरव्यू की यूजफुल टिप्स थी आज के दिन। उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो इंटरव्यू की टिप्स हैं बहुत पसंद आई होंगी और आप इनको जो है वो फॉलो करेंगे, और आप सब ने जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है मुझे कि मैंने जो है वो अपने ISSB की कैसे इंटरव्यू की कैसे तैयारी की है, और मैंने शीशे के सामने प्रैक्टिस की है या नहीं की। और आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मुजफ्फरगढ़ के हैं, लिये के हैं, कोटा दू के हैं, या आसपास के इस 100 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी रहते हैं, DC खान या मुल्तान या अलीपुर तक कहीं भी रहते हैं, तो आप मेरी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देने को तैयार हूँ, और मैं देता हूँ कि स्टूडेंट्स में से ऑनलाइन भी बहुत इन्फॉर्मेशन कह लेंगे, थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं ना कि पूछते रहते हैं सवाल, तो आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एकेडमी को बाकायदा तौर पे ज्वाइन करें ताकि आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें और इंशाल्लाह फ्यूचर के ऑफिसर बन सकें। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।